इस केस को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसे जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री के एंड में एक बेहद जरूरी सीख, एक मैसेज है जो सब तक पहुंचना जरूरी है। 25 जुलाई 2024, नवी मुंबई का उरण तालुका। 25 जुलाई की रात सुरेंद्र कुमार अपनी 20 साल की बेटी यशश्री शिंदे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने उरण पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी बेलापुर में एक कंपनी में डेटा एनालिस्ट की जॉब करती है और हर दिन की तरह वो 25 जुलाई को भी ऑफिस के लिए अपने घर से निकली थी, लेकिन उस दिन हाफ डे लेकर घर वापस आ गई और फिर दोपहर को अपने कुछ दोस्तों से मिलने का बोलकर घर से निकली थी। लेकिन जब देर रात तक वो घर नहीं लौटी तो उन्होंने उसे कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। बढ़ती चिंता के साथ उन्होंने यशश्री के दोस्तों से भी पूछा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस दिन उनमें से किसी से भी यशश्री की मुलाकात नहीं हुई थी। माँ बाप के दिल की धड़कन अनहोनी की आशंका के डर से बढ़ गई थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था, वरना आज से पहले उनकी बेटी जब भी घर लौटने में लेट होती तो घर पर कॉल कर इन्फॉर्म कर देती थी। मामले की सीरियसनेस को देखते हुए पुलिस ने बिना किसी देरी के यशश्री के पिता की कंप्लेन दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी। 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी भी पुलिस को यशश्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। गुजरते वक्त के साथ माँ बाप की उम्मीदें भी कमजोर पड़ती जा रही थी। लेकिन इसी बीच देर रात 2:20 पर उरण पुलिस स्टेशन के एक पुलिस ऑफिसर के पास कॉल आता है। कॉल करने वाला शख्स उन्हें बताता है कि कोट नाका के सुनसान इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास उन्हें खून से लथपथ एक लड़की की बॉडी मिली है, जिसे कुछ कुत्ते नोच खा रहे हैं। बिना किसी देरी के जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ कूड़े के ढेर के बीच एक लड़की की लाश बहुत ही बुरी कंडीशन में पड़ी हुई थी। उस लड़की की पूरी बॉडी पर तेज धारदार हथियार से किए गए वार के गहरे निशान थे। पूरी बॉडी खून से लथपथ थी और चेहरे को इस कदर कुचला गया था कि शिनाख्त कर पाना मुश्किल था। एज पर प्रोसीजर पुलिस ने फौरन बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। Another shocking story where a 20-year-old woman has been murdered in Navi Mumbai. ऐसी हाई पॉसिबिलिटी थी कि यह बॉडी यशश्री की हो, लेकिन फेस इतना डैमेज हो जाने की वजह से पुलिस के लिए यह पहचान कर पाना नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने उसके माता पिता को हॉस्पिटल आकर बॉडी की शिनाख्त करने के लिए बुलाया। दुनिया में कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उन्हें कभी ऐसा दिन देखना पड़े। डर और घबराहट के साथ दिल के कोने में एक आस लिए सुरेंद्र कुमार और उनकी वाइफ हॉस्पिटल पहुंचे, यह मिन्नत करते हुए कि यह उनकी बेटी ना हो। लेकिन जिस अनहोनी का डर उन्हें सता रहा था वो ना चाहते हुए भी सच हो गई। डेड बॉडी पर मिले फटे हुए कपड़ों और कुछ एसेसरीज से यह बात साबित हो गई थी कि यह डेड बॉडी असल में यशश्री की ही है। 25 जुलाई की दोपहर को जिस बेटी को उन्होंने आखिरी बार घर से जाते देखा था वो अब उनके सामने बेजान पड़ी हुई थी। ऐसे केसेस में एक माता पिता के लिए अपने बच्चे का खोना ही सिर्फ दर्दनाक नहीं होता, बल्कि ये ख्याल और भी ज़्यादा तकलीफ दे जाता है कि अपने आखिरी वक्त में उनका बच्चा कितने दर्द से गुजरा होगा। और इस केस में भी आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट माँ बाप के लिए जिंदगी भर का दर्द दे गई। एज पर रिपोर्ट्स यशश्री पर चाकू से पूरी बॉडी यहाँ तक उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी कई बार वार किया गया था और जब कातिल का इतने से मन नहीं भरा तो उसने चेहरे को भी पत्थर से कुचल दिया। एज पर क्रिमिनल साइकोलॉजी कत्ल को अंजाम देने का तरीका अपराधी की मेंटल स्टेट के बारे में बहुत कुछ बताता है। यशश्री के केस में मल्टीपल वुंड से यह साफ था कि कातिल बेहद गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में था, जिस वजह से वो खुद पर कंट्रोल खो चुका था। ऐसा अक्सर तभी होता है जब क्रिमिनल और विक्टिम के बीच स्ट्रॉन्ग पर्सनल एंड इमोशनल कनेक्शन हो। प्राइवेट पार्ट पर किए गए वार ये इंडिकेट करते हैं कि अपराधी विक्टिम की बॉडी को न सिर्फ ह्यूमिलिएट कर रहा है बल्कि साइकोलॉजिकली विक्टिम को डोमिनेट करना चाहता है, उसे किसी गलती के लिए पनिश करना चाहता है। इसलिए सबसे अहम सवाल यह था कि आखिर किसे यशश्री से इतनी नफरत थी और ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते उसे इतनी बेरहमी से मार डाला। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ यशश्री शिंदे। अक्सर किसी भी अपराध में पास्ट के किसी न किसी इंसिडेंट का कोई ना कोई कनेक्शन होता ही है। इसलिए पुलिस ने यशश्री के पेरेंट्स से पूछा कि क्या उसकी किसी से अनबन या दुश्मनी थी। हाल फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन
आज से 5 साल पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसके बारे में घर वालों ने पुलिस को बताना शुरू किया। ये बात है साल 2019 की। उनके ही इलाके में रहने वाला एक लड़का जो कि पेशे से बस कंडक्टर था, यश्री का स्कूल और कोचिंग आते जाते वक्त पीछा करता और उसे परेशान करने लगा था। एक दिन सुरेंद्र कुमार ने उस लड़के को अपनी बेटी यश्री से बात करते देखा। उस वक्त वो नाबालिग थी और वो लड़का लगभग 23 साल का था। उस लड़के का नाम दाऊद शेख था, जिसे यश्री के पिता की कंप्लेन पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेज दिया था। अब पुलिस की एक टीम दाऊद शेख का रिकॉर्ड निकलवाती है, वहीं दूसरी टीम यश्री के फोन की लास्ट लोकेशन और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लग जाती है। कोर्ट से मिली इन्फॉर्मेशन से पुलिस को पता चला कि दाऊद सिर्फ 1.5 महीने बाद ही बेल पर बाहर आ गया था, लेकिन इस बारे में यश्री के परिवार वालों को कोई जानकारी नहीं थी और ना ही इन 5 सालों में उन्होंने उसे कभी दोबारा देखा था। उधर मुंबई पुलिस की दूसरी टीम ने उरन इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस निकालना शुरू की। कई घंटों की फुटेजेस देखने के बाद फाइनली पुलिस को एक ऐसी फुटेज मिली जिसमें 25 जुलाई की दोपहर 2:14 पर यश्री हाथ में अम्ब्रेला लिए किसी से फोन पर बात करते हुए रास्ते से गुजरते नजर आ रही थी। लेकिन मात्र 8 मिनट बाद पुलिस को उसी रास्ते से एक शख्स यश्री का पीछा करते नजर आया। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि दाऊद शेख था। इतने सालों बाद दाऊद का यश्री से क्या कनेक्शन था, ये जानने के लिए जब पुलिस ने यश्री के दोस्तों से पूछताछ शुरू की तो उनमें से उसकी एक दोस्त ने बताया कि 24 जुलाई को यानी यश्री के गायब होने के ठीक एक दिन पहले उसके पास यश्री का कॉल आया, जिसमें उसने बताया कि वो एक लड़के से मिलने जा रही है जिसे वो मिलना तो नहीं चाहती और उसे डर भी लग रहा है, लेकिन कुछ मजबूरी के चलते जाना पड़ेगा। उसने यश्री को जाने से मना किया और यह भी बोला कि अगर उसे डर लग रहा है तो वो भी उसके साथ चलने को तैयार है, लेकिन यश्री अकेले ही उससे मिलने चली गई। अनफॉर्चुनेटली यश्री की इस दोस्त को ना ही उस लड़के का नाम पता था, ना मिलने की जगह और ना ही वो मजबूरी की वजह। अब इन अनसुलझे सवालों को खोजने के लिए पुलिस ने यश्री की कॉल डिटेल्स निकलवाई और यहीं से इस केस की नई परतें खुलना शुरू हो गई। ना सिर्फ अब इस केस का सच सामने आने वाला था बल्कि यश्री के झूठ का भी खुलासा होने वाला था। कॉल रिकॉर्ड्स में 2 नंबर सामने आए जिनसे यश्री की सबसे ज्यादा बात हुई थी। अब हैरानी की बात यह थी कि उनमें से एक नंबर उसी दाऊद शेख का था जिसे यश्री का पीछा और छेड़खानी करने के केस में जेल भेज दिया गया था। वहीं दूसरा नंबर किसी मोहसिन नाम के शख्स का था। पुलिस को यहाँ से ये केस एक लव ट्रायंगल नजर आने लगा था, क्योंकि हो सकता है इसी वजह से यश्री को मारा गया हो। पुलिस बिना समय गवाए मोहसिन को उठा लेती है और सख्ती से पूछताछ शुरू करती है। मोहसिन और दाऊद दोस्त थे। जब यश्री झगड़ा होने पर दाऊद का नंबर ब्लॉक कर देती तो दाऊद अपने दोस्त मोहसिन के फोन से उसे कॉल किया करता और इसी वजह से मोहसिन का नंबर भी कॉल रिकॉर्ड में आ गया था। मोहसिन को दाऊद से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन पता थी वो उसने पुलिस से शेयर कर दी। पुलिस को अब यह तो क्लियर हो गया था कि यह मामला लव ट्रायंगल का नहीं है और अब दाऊद शेख ही इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है। इसलिए उसे पकड़ने के लिए पुलिस की 8 टीमों ने दाऊद की खोज शुरू कर दी। पुलिस के अकॉर्डिंग दाऊद बाई ट्रेन उरन से सीबीडी बेलापुर स्टेशन पहुंचा और फिर वहां से बाई ट्रेन ही पनवेल निकल गया, जिसके बाद उसने अपने दोस्त को कांटेक्ट कर कुछ पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए और फिर एटीएम से वो पैसे निकालकर बस पकड़ कर्नाटका में गुलबर्गा के पास अपने गांव को निकल गया, जहां उसकी दादी रहती थी। वो कुछ दिन अपनी दादी के पास भी रुका, लेकिन वो जानता था कि उसके फोन के थ्रू पुलिस उसे ट्रैक कर सकती है, इसलिए उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर अपनी दादी के पास ही छोड़ वहां से पैदल ही निकल पड़ा। लेकिन उसकी ये चालाकी काम नहीं आई, क्योंकि जब मोबाइल फोन से लोकेशन का पता नहीं चल पाता तो पुलिस अपने उस नेटवर्क को एक्टिव करती है जो मोबाइल फोन्स की टेक्नोलॉजी के पहले से कारगर है, और इसे कहते हैं मुखबिर यानी इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क। इन्हीं इन्फॉर्मर्स की मदद से मुंबई पुलिस ने दाऊद को ट्रैक डाउन किया। दाऊद अपने गांव के पास के पहाड़ों में एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा था ताकि वो पुलिस की नज़रों से बच सके। बट फाइनली 30 जुलाई 2024 अर्ली मॉर्निंग 5 बजे दाऊद को शाहपुर कर्नाटका की एक पहाड़ी से अरेस्ट कर लिया गया। यश्री हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने आरोपी दाऊद को गिरफ्तार कर लिया। दाऊद ने इसके बाद पुलिस के सामने जो खुलासे किए उससे
इस केस को एक नया एंगल मिल गया। 2019 में जेल से 1.5 महीने बाद बाहर आने पर दाऊद का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते वो 45 दिनों तक बेड रेस्ट पर रहा और फिर शहर छोड़ वापस कर्नाटका लौट गया। दाऊद ने पुलिस को बताया कि यश्री और वो एक दूसरे को काफी पहले से जानते थे और जेल से निकलने के बाद दोनों में दोबारा बातचीत शुरू हो गई थी। पुलिस ने जब दाऊद की कॉल रिकॉर्डिंग चेक की तो यह बात सच साबित हुई। यश्री दाऊद से घंटों फोन पर बात किया करती थी। इतना ही नहीं, उसके चेस्ट पर दाऊद के नाम का टैटू भी पुलिस को मिला था। दाऊद ने पुलिस को बताया कि वो यश्री से शादी कर अपने साथ कर्नाटका ले जाना चाहता था, लेकिन यश्री इस बात के लिए राजी नहीं थी। उसके हर बार इनकार करने के बाद भी दाऊद उस पर शादी का प्रेशर डाल रहा था। दाऊद 22 जुलाई को यश्री से मिलने कर्नाटका से उड़न के लिए निकला। दाऊद के अकॉर्डिंग दोनों 23 और 24 जुलाई को भी मिले, लेकिन यश्री ने दाऊद के शादी करने के ऑब्सेशन के चलते उसे आगे से मिलने से मना कर दिया। यश्री का सीक्रेट लव अफेयर एक डेथ ट्रैप बनने वाला था, क्योंकि उसकी प्राइवेट फोटोज दाऊद के पास थी और इन्हीं फोटोज को लीक करने की धमकी देकर वो उसे मिलने के लिए ब्लैकमेल भी करने लगा। इनफैक्ट उसे डराने के लिए 24 जुलाई की शाम वो प्राइवेट फोटोज फेसबुक पर अपलोड कर डिलीट भी कर दी। दाऊद के ऐसा करने पर यश्री ना चाहते हुए भी उससे मिलने को राजी हो गई। हालांकि उसके दिल में एक डर छुपा था, जिसका जिक्र उसने अपनी दोस्त से भी किया था। अगले दिन यानी 25 जुलाई 2024 की दोपहर यश्री घर पर दोस्त से मिलने का बहाना कर दाऊद से मिलने जुईनगर रेलवे स्टेशन पहुंची। उसे अंदाजा नहीं था कि आज घर से निकले उसके कदम वापस उसी रास्ते की ओर रुख नहीं कर पाएंगे। एज यूजुअल दोनों के बीच उन्हीं बातों को लेकर बहस छिड़ गई। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दाऊद ने उस पर हमला कर दिया। वो लगातार चाकू से उस पर वार करने लगा। वो पहले से ही इसका इरादा करके आया था, इसलिए उसने ना सिर्फ मिलने के लिए एक सुनसान जगह चुनी, बल्कि ऑलरेडी 2 चाकू खरीद कर लाया था। आंखों में खून इस कदर सवार था कि वो जान चली जाने के बावजूद भी उस पर लगातार हमला करता रहा, यहाँ तक उसके प्राइवेट पार्ट्स को नहीं छोड़ा। और जब इतने से भी दिल नहीं भरा तो भारी पत्थर से सर कुचल कर भाग गया। फिलहाल दाऊद शेख को रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ने 7 दिन कस्टडी में रखा है और आगे कोई भी फैसला आना अभी बाकी है। इस केस की रिसर्च करने पर हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले जो कई सवाल और बहुत ज़रूरी मैसेज छोड़ जाते हैं। इस घटना से 5 दिन पहले यानी 20 जुलाई 2024 को कोर्ट ने दाऊद शेख के 2019 के पॉक्सो एक्ट केस की कोर्ट हियरिंग में ना पहुंचने के लिए नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया था। यानी अगर उसी दौरान दाऊद को अरेस्ट कर लिया जाता तो शायद यह घटना रुक सकती थी। यश्री के माता पिता को जरा से भी भनक नहीं थी कि उनकी बेटी की जिंदगी में क्या चल रहा है। उसका दाऊद से अफेयर, उससे मिलना जुलना, उसका टैटू बनवाना, किसी भी बात की कोई भी खबर नहीं थी। और आजकल ऐसा बहुत से घरों में होते देखा जा सकता है, जिसे देखकर ये लगता है कि या तो वो माँ बाप बहुत भोले हैं या फिर बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा होशियार। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ मेरी उन सभी लड़कियों से रिक्वेस्ट है जो किसी भी इमोशन, रिलेशन या प्रेशर में आकर अपनी प्राइवेट फ़ोटोज़ शेयर कर देती हैं, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर कोई डरा धमका कर प्रेशर डाले तो अपने पेरेंट्स, गार्जियंस या नेसेसरी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करो। और अगर कोई रिलेशनशिप में आपको ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करने को कहे तो हमेशा याद रखिए कि जिसे सच में आपसे प्यार होगा वो कभी ऐसा कहेगा नहीं, और जो ऐसा करने को कहेगा उसे कभी आपसे प्यार था ही नहीं। तो ये था आज का केस। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। जल्दी मिलते हैं अगले केस के साथ। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू। और प्लीज़ रॉन्ड को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।